ये है वनेरिया 4, एक सोवियत खलाई मिशन जो किसी दूसरे प्लैनेट पर पहली लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। वेनस। इस वक्त इस पुरस्कार सियारे के बारे में बहुत कम मालूमात थी, लेकिन साइंसदानों का मानना था कि इसके घने बादलों की तह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो ज़मीन से अलग नहीं, जिसका माहौल ज़मीन जैसा है और इसका दर्जा हरारत भी ज़मीन जैसा है। लेकिन इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये छोटा सा खलाई मिशन किस तरह की दुनिया में दाखिल होने वाला है। जब ये 4000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, तो इसका पैराशूट खुल गया और एंटीने ने डाटा भेजना शुरू कर दिया। शुरू में इसके माहौल का दबाव ज़मीन जैसा था और इसका टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जैसे जैसे ये मज़ीद नीचे उतरता गया, डाटा की रीडिंग वैसे वैसे बढ़ती गई। एक एटमॉस्फेयर जल्द ही डस्ट बन गया और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 200 डिग्री से भी ऊपर चला गया, जब अचानक खलाई मिशन टूट गया और इसके तमाम कम्युनिकेशन राब्ते ख़त्म हो गए। इसने जो आखिरी डाटा भेजा उससे पता चला कि वेनस का माहौल ज़मीन से 22 गुना ज़्यादा दबाव वाला है और इसका टेम्परेचर 250 डिग्री से ज़्यादा गर्म है। लेकिन जब सोवियत को अंदाज़ा हो गया कि वेनस प्लैनेट कितना सख्त और ख़तरनाक है, तो वो वहाँ पहुँचने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़म हो गए। मैंने इस शानदार खलाई मिशन के लिए एक मॉडल बनाया है ताकि आप देख सकें कि सोवियत आखिरकार कैसे लैंडिंग करने में कामयाब हुए और वेनस जैसे ख़तरनाक सियारे की सतह पर तस्वीरें लेना और आवाज़ रिकॉर्ड करने में कैसे कामयाब हुए। शुरू में स्पेस प्रोब का डिज़ाइन सिंपल था। लैंडर 1 मीटर चौड़ा टाइटेनियम का गोला था जिसके अंदर का दबाव तकरीबन 25 एटमॉस्फेयर रखा गया। इसमें कुछ सेंसी आलात रखे गए ताकि फ़िज़ा में जाकर तजर्बा किया जा सके। इसके अंदर एक बैटरी रखी गई जो उसे लैंडिंग के दौरान तवानाई फराहम करती थी, लेकिन लैंडर के पास कोई थर्स्टर नहीं था, बल्कि ये अपनी मज़ाहमत और एक सिलसिलावार पैराशूट के ज़रिए ग्राउंड पर आता था। लेकिन वेनस की घनी फ़िज़ा की वजह से ये एक मसला बन रहा था। ये चंद मिनटों में जल्दी गिरने की बजाय नेरिया 4 फ़िज़ा से टकराकर जैसे किसी दीवार पर जा लगी और ये रफ्तार तेज़ी से कम होकर सिर्फ 18 किलोमीटर फ़ी घंटा रह गई, जो कि इसकी तवक्कुआत से बहुत कम थी। इसका मतलब ये था कि स्पेस क्राफ्ट को वेनस की फ़िज़ा के अंदर 90 मिनट तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुसलसल हरकत और दबाव का सामना करते हुए, यहाँ तक कि वो दबकर तबाह ना हो जाए। सोवियत यूनियन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो जैसे ही वेनस की फ़िज़ा में दाखिल होंगे तो वक्त महदूद होगा और इसके लिए इन्हें इसके एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा, इससे पहले कि वो लैंडर पर प्रेशर डाले या इसे पिघला दे। चुनांचे सोवियत ने वेनस के लिए अपनी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर दोबारा सोचा। वीनस की सतह तक पहुंचने से पहले तबाह होने से बचने के लिए सोवियत यूनियन ने स्पेस प्रोब का नया डिज़ाइन बनाया ताकि वो वेनस के माहौल से तेज़ी से गुजर सकें। इन्होंने पैराशूट में एक डोरी शामिल की जो इसे खोलने से रोकती थी ताकि वनेरिया ज़्यादा तेज़ी से गिर सके। ये एक ऐसे मवाद से बनी थी जो 200 डिग्री पर पिघल जाती थी, लिहाजा पैराशूट इस वक्त तक ना खुल पाता जब तक प्रोब सतह के काफ़ी करीब ना पहुंच जाता। चूँकि सतह पर दबाव अब भी मालूम नहीं था, साइंसदानों ने वनेरिया की हिफाजत के लिए हद से ज़्यादा इकदाम किए थे। इसकी दीवारें 2 गुना मोटी थी और स्पेस प्रोब 180 एटमॉस्फेयर का दबाव बर्दाश्त कर सकती थी। सोवियत अब वनेरिया 7 को जहन्नम जैसे हालात से गुजारने के लिए तैयार थे। जब वनेरिया 7 ने वेनस के माहौल को छुआ तो लैंडर की रफ्तार कम हो गई और पैराशूट खुल गया। डोरी ने अपना काम किया और स्पेस प्रोब को वेनस के ख़तरनाक माहौल से तेज़ी से गुजरने दिया। अब ये प्रोब पिछले तमाम मिशन से ज़्यादा सतह के करीब पहुंच चुका था, यहाँ तक कि सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी था। पैराशूट फट गया और प्रोब ज़मीन की तरफ गिरने लगा और 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सतह से जा टकराया। सोवियत के हाथ एक और नाकामी लगी, या इन्होंने ऐसा ही सोचा। कुछ हफ्तों बाद जब इन्होंने डाटे का दोबारा जायज़ा लिया तो इन्होंने महसूस किया कि एक नहायत ही वीक सिग्नल दर हकीकत इन तक पहुंच रहा था। 23 मिनट बाद लैंडर की सतह से टकराने के बाद पता चला कि लैंडर दर हकीकत बच गया था, लेकिन वो अपनी एक तरफ गिर गया था, जिसकी वजह से एंटीने का सिग्नल ज़मीन पर बहुत वीक हो गया था। और नाकाबिल यकीन तौर पर जो इसने आखिरी डाटा भेजा, इसमें सतह का दर्जा हरारत हैरानकुन तौर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड था। चुनांचे अब टेम्परेचर वो बुनियादी मसला बन चुका था जो सतह पर कायम रहने के वक्त को बहुत महदूद कर रहा था। साइंसदानों ने वनेरिया 8 के लिए एक जहानत भरा मगर सादा और इसको ठंडा करने का हल निकाल लिया। इन्होंने स्पेस प्रोब के अंदर लिथियम नाइट्रेट के ब्लॉक्स रखे
یہ ایک نمک نما مادہ تھا جو اپنے اندر زیادہ ٹمپریچر جذب کر سکتا تھا۔ یہ وہ توانائی ہے جو اسے سولڈ سے لیکوڈ میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس مٹیریل کو صرف 1 ڈگری گرم کرنے کے لیے فی گرام تقریباً 2 جول توانائی درکار ہوتی ہے، مگر جب یہ اپنے پگھلنے کے مقام تک پہنچتا ہے تو سولڈ سے لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو تقریباً 300 جول توانائی درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تبدیلی بڑی مقدار میں ٹمپریچر کو جذب کر لیتی ہے، جو مؤثر طور پر اس مٹیریل میں سیف ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بلاک لینڈر کے اندر رکھے گئے تاکہ وہ ٹمپریچر کو جذب کرے اور الیکٹریکل پارٹس کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ نظام انتہائی کارآمد ثابت ہوا اور ونیریا 8 کامیابی سے وینس تک پہنچ گیا اور اس کی سطح پر پورے 1 گھنٹے تک زندہ رہا۔ اب سوویت یونین نے وینس تک پہنچنے کا فن سیکھ لیا تھا، مگر دنیا کو اب بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عجیب و غریب دنیا دراصل دکھتی کیسی ہے۔ اب یہ سب کچھ ونیریا 9 پر تھا کہ وہ وینس کی پہلی تصویر لے کے آئے۔ اس بار لینڈر کو ایک بار پھر سے مکمل طور پر نیا ڈیزائن دیا گیا۔ لینڈر کے لینڈنگ کے لیے پیراشوٹ استعمال کرنے کی بجائے ونیریا 9 میں ایک بڑا بریک سسٹم لگایا گیا جو اس کی رفتار کو کم کرتا تھا۔ لینڈنگ کے جھٹکوں کو ختم کرنے کے لیے ونیریا 9 میں لینڈنگ ٹانگیں بھی لگائی گئی، مگر ونیریا 9 کی سب سے اہم خصوصیات اس کا کیمرہ سسٹم تھا۔ لیکن لینڈر کے دونوں طرف 2 حرکت کرنے والے کیمرے بھی نصب کیے گئے اور یہ دونوں کیمرے ارد گرد کے ماحول کا 360 ڈگری ویو لے سکتے تھے، مگر ایسے کیمرے بنانا جو وینس کے شدید دباؤ اور ٹمپریچر کو برداشت کر سکیں، یہ ایک اور بڑا چیلنج تھا۔ یہ دونوں کیمرے لینڈر کے پریشر ویسل کے اندر رکھے ہوئے تھے اور 2 پیریسکوپ باہر نکلے ہوئے تھے جو بہت موٹی پریشر ونڈو سے جھانک رہے تھے۔ پیریسکوپ کے آخر میں ایک چھوٹا سا لینس تھا جو گھوم کر سطح کا 180 ڈگری ویو لے سکتا تھا۔ روشنی پیریسکوپ کے ذریعے نیچے جاتی اور ایک لینس سے گزرتی جو موٹی پریشر ونڈو کے اثرات کو درست کرتی۔ ان دونوں کیمروں پر بڑے لینس کیپس لگائے گئے تھے جو لینڈنگ کے بعد خود بخود کھلنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، اور ونیریا 9 پر ان میں سے صرف ایک ہی کام کر سکا۔ یہ وینس پر لی گئی سب سے پہلی تصویر تھی۔ اس کے بعد فیوچر کے مشن میں کیمروں کو بہتر بنایا گیا۔ اس کے بعد زیادہ تفصیل اور کلرفل تصویریں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد ونیریا 14 پر ایک مائکرو فون بھی نصب کیا گیا تھا۔ یہ وہ اصلی آواز ہے جو بروگلی سطح پر اترنے اور اس کی سطح میں سوراخ کرنے کی ہے۔ مجموعی طور پر سوویت یونین نے وینس پر 8 مرتبہ لینڈنگ کی اور ہر مرتبہ مشن میں کچھ نیا کیا گیا۔ اس پراسرار مشن اور اس پراسرار سیارے کی ناقابل یقین تصویریں سائنسی معلومات واپس بھیجی گئی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی کامیابی جسے ہم 50 سال بعد بھی دوبارہ نہیں کر پائے، ایسا کیوں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔